बच्चों, आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे क्या है पोटेंशियल और क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है विभव और क्या है विभवांतर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहें। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और हम चलते हैं एक पार्क में। तो बच्चों, हम आ गए एक पार्क में और देखिए यहां पर एक बच्चा है। इस बच्चे के पास यहां पर को मान लीजिए बॉल है। इसके पास 3 बॉल हैं और ये इन तीनों बॉल्स को इस स्लाइडर में यहां से लुढ़काता है। तो क्या होगा, देखिए कुछ इस प्रकार से बॉल आएंगी लुढ़कती हुई और नीचे आके रुक जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से। अब सोचिए कि बच्चा बार बार इस बॉल, जो नीचे आने वाली बॉल है, इनको उठा करके ऊपर रखता रहे और बार बार इन्हें यहां से छोड़ता रहे, तो क्या होगा। देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से बॉल जो ऊपर से नीचे को लगती हुई आएगी, अगर बच्चा उस बॉल को ऊपर उठा दे बार बार और यहां से फिर छोड़ दे, तो आप पाएंगे कि इस बॉल में एक धारा प्रवाह गति उत्पन्न हो गई है। कंटिन्यूअसली ये बॉल मूव करने लग जाएगी इस स्लाइडर में। क्या कारण हो सकता है इस कंटिन्यूअस मूवमेंट का, चलिए इसके बारे में कुछ पता लगाते हैं। देखिए, जो पहला कारण आपको पता चल रहा होगा, आप कह सकते हैं कि ये जो स्लाइडर है, इसकी हाइट यहां देखिए आपको ज्यादा दिख रही होगी और यहां बहुत कम है, जिसके कारण यहां एक स्लोप बन गया है, एक ढाल बन गया है और ये बॉल इस ढाल पर लुढ़कती हुई नीचे को आ रही है और यहां आके ये रुक गई। तो हम कह सकते हैं इस ढाल के कारण इस बॉल की स्थिति में परिवर्तन होता हुआ जा रहा है। देखिए, अब जब हमने बात स्थिति की कर दी, तो इसका मतलब है कि यहां पर को बॉल की स्थिति के कारण उसमें एक स्थिति जो ऊर्जा होगी, या हम कहें कि इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। अगर वो काइनेटिक एनर्जी में बदल रही होगी तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो यहां पर थी उससे वो पोटेंशियल एनर्जी यहां पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस जगह पर हाई पोटेंशियल होगा और इस जगह पर लो पोटेंशियल होगा। तो पहला कारण जो हमने पता किया इस मूवमेंट का, वो ये है कि इस बॉल में एक जगह पर अधिक स्थितिज ऊर्जा थी और एक जगह पर कम स्थितिज ऊर्जा थी। या हम कहें कि स्लाइडर के कारण जहां अधिक हाइट थी वहां पर कोई इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक थी, जिसके कारण बॉल लुढ़कती हुई नीचे को आ गई और यहां आकर के इसकी स्थिति ऊर्जा बिल्कुल ही समाप्त हो गई और ये यहां आके रुक गई। तो ये तो हो गया पहला कारण कि जिसके कारण ये बॉल लुढ़कती हुई ऊपर से नीचे लो पोटेंशियल में आ जा रही है। लेकिन बच्चों, जब ये लो पोटेंशियल में आ जा रही है, इसके बाद इसको आप एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। ये जो एनर्जी इसको प्रोवाइड कराई जा रही है वो इस बच्चे के द्वारा। ये बच्चा इस बॉल को यहां से उठा करके बार बार ऊपर रख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो लो पोटेंशियल वाली बॉल है, इसको ये बच्चा हाई पोटेंशियल में रख दे रहा है। या हम कहें कि ये बच्चा, क्योंकि आप जानते हैं यहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इस बॉल को उठाने में कुछ काम कर रहा होगा। अगर ये काम कर रहा है तो हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी लग रही होगी, क्योंकि बिना एनर्जी के तो ये बॉल ऊपर जाएगी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी है, ये इतना कैपेबल है कि इस बॉल को बार बार उठा करके ऊपर रख दे। या हम कहें कि इस बच्चे में इतना पोटेंशियल है कि ये बॉल की स्थिति को बार बार यहां से बदल पा रहा है। अब कल्पना कीजिए कि अगर बच्चा ऐसा बहुत देर तक करता रहे और थक जाए, तो क्या तब भी ऐसा ही होगा? तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये बॉल को इतना फ्रिक्वेंटली ऊपर नहीं रख पाएगा, जिससे इस धारा प्रवाह गति में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा और ये बॉल इस प्रकार से फिर कंटिन्यूअसली मूव नहीं कर पाएंगी। तो यहां पर 2 बातें हम सीख गए इस कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए। एक तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, स्थिति के कारण पोटेंशियल डिफरेंस आया यहां पर, वो जरूरी है इस बॉल को जो इस ढाल में लुढ़क रही है इसके लिए। और दूसरा, इस बच्चे के द्वारा जो इस बॉल को बार बार एनर्जी देकर के ऊपर उठाया जा रहा है, ये इस गति के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां से 2 बातें तो हमारी क्लियर हो गई। इस बॉल के मूवमेंट की बात अगर हम करें तो बच्चों, अपने पार्क में इस प्रकार के फाउंटेन तो देखे होंगे। अब आप खुद से सोचिएगा कि क्या इस फाउंटेन के बनने में भी कुछ इसी प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा या
नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे सोच पाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या ठीक इसी प्रकार से पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है या फिर नहीं होता है। तो चलिए हम चलते हैं एक अपने डार्क रूम में। तो हम आ गए अपने डार्क रूम में और यहां देखिए यह है कनेक्टिंग वायर। हमने इस कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट किया हुआ है एक बल्ब के साथ। अब आपने हमारी पिछली क्लास में जाना है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है। जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी वो उसे अटेंड कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए हमने क्या सीखा था उस क्लास में। हमने जाना था कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है। और इलेक्ट्रॉन कब फ्लो होंगे? जब कोई एनर्जी सोर्स होगा। जैसा कि अभी भी आपने पार्क में देखा था कि बच्चा वहां पर कोई एक एनर्जी सोर्स था जो बार बार बॉल को उठा करके ऊपर रख रहा था, जिससे बॉल कंटिन्यूअसली मूव कर रही थी। तो हमें भी इस सर्किट में एक एनर्जी सोर्स जोड़ना पड़ेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके। तो वो सबसे अच्छा एनर्जी सोर्स जो हमारे इस सर्किट के लिए है वो हो सकता है एक सेल। देखिए जैसे हमने सेल को कनेक्ट किया तो आपने देखा होगा कि ये बल्ब भी ग्लो हो गया। अब हम जानते हैं आखिर में इस सेल ने किया क्या। देखिए हमने पिछली क्लास में ये तो जाना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर को होता है। जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है यहां से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को, यानी कि इस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। लेकिन आपने ये भी जाना था कि हम परंपरागत विद्युत धारा की दिशा को फॉलो करते हैं, हम कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को ही फॉलो करते हैं। तो हम यहां पर को बच्चों परंपरागत मान्यता के अनुसार ये मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव को ही मूव करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण ही यहां पर को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो हम इस परंपरागत मान्यता को ही फॉलो कर रहे हैं अभी। देखिए अब हम समझते हैं कि आखिर में सेल ने किया क्या। अब फिर से याद कीजिए जैसा कि पार्क में बच्चे ने क्या किया था। देखिए बच्चे ने किया था बॉल को उठाया था, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा करके ऊपर रख दिया था, यानी कि उसने कुछ कार्य किया था। यहां पर वही कार्य, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर को इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है। कैसे फ्लो होना है? देखिए कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को बहना है, इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से लेकर के यहां से मूव होकर के फिर से यहीं पहुंचना है। तो ऐसा करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी होनी चाहिए और वो एनर्जी छुपी है सेल के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर एक पोटेंशियल है। सिंपल भाषा में अगर हम विभव की बात करें तो वो है कि किसी चालक में आवेश को प्रवाह कराने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए इस विद्युत विभव को आपकी बुक में कुछ अलग प्रकार से भी डिफाइन किया होगा। चलिए उसे भी समझते हैं कि क्या है आखिर में विद्युत विभव। देखिए समझिए, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज अनंत पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, और आपके पास एक पॉजिटिव फील्ड ही है जहां पर को आपने इस पॉजिटिव चार्ज को इस इन्फिनिटी से लाना है। तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां को अगर हम लाएंगे, क्योंकि यहां ऑलरेडी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज पहले से है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, इससे ये प्रतिकर्षित करेगा। तो हमें इस प्रतिकर्षण के विरोध में कुछ कार्य करना पड़ेगा। कैसे? देखिए हम इसको लेके आते हैं, यहां तक लेके आए। देखिए तो हम कहेंगे कि हमें कुछ कार्य करना पड़ा। तो जो वो कार्य था इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, वो कहलाता है विभव। इसे भी नोट कर लेते हैं। हम कह सकते हैं एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां तक तो बच्चों आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझ चुके हैं। अगर सिंपल भाषा में हमने कहा था कि चार्ज को फ्लो कराने में जो कार्य किया जा रहा है, इस सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने में इस सेल द्वारा जितना भी कार्य किया जा रहा है, वो उसकी क्षमता, वो उसकी कैपेबिलिटी इस सेल का पोटेंशियल है। कल्पना कीजिए जैसा कि हमने वहां कहा था, अगर बच्चे की कार्य करने की क्षमता कम हो जाए तो वो बॉल को ऊपर नहीं रख पाता। ठीक वैसे ही अगर इस सेल की कैपेबिलिटी, इसकी वर्क कैपेबिलिटी, इसकी जो पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है वो कम हो जाए, तो ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है इस प्रकार से फ्लो नहीं करेगा, ये धीरे धीरे फ्लो करने लग जाएगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये चार्ज फिर रुक जाएगा। और जब ये रुक जाएगा तो ये बल्ब यहां पर कोई ग्लो नहीं होगा। तब हम कहेंगे कि इसकी जो सारा पोटेंशियल है, वो सारा का सारा पोटेंशियल अब इसका समाप्त हो चुका है इस सेल का। तो बच्चों ये तो है विद्युत विभव। अब दूसरी बात आपने जाननी थी विद्युत विभवांतर के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में।
चलिए उसको भी समझते हैं क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए फिर से याद कीजिए, पार्क में आपने क्या देखा था, पार्क में आपने पाया था कि बॉल जब हमने स्लाइडर के ऊपर वाले हिस्से में रखी थी तो वहां पर को हाई पोटेंशियल में वो बॉल थी, तभी तो बॉल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आई थी। उस स्लाइडर की स्थिति के कारण ही तो उस बॉल की स्थिति भी बदली थी। क्या ऐसा ही इस सेल के द्वारा भी किया जा रहा होगा? बिल्कुल ऐसा ही किया जाना चाहिए, तभी तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो कर पाएगा इसमें, क्योंकि बिना किसी डिफरेंस के ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो नहीं कर सकता। देखिए वो डिफरेंस कहां पर को जनरेट हो रहा है, यहां देखिए यह है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने पहले भी बताया आपको कि ये पॉजिटिव चार्ज ये इस पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा रिपल किए जा रहे होंगे। इसका मतलब यहां से फोर्सफुली इनको ऊपर को धकेल दिया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहां से जो चार्ज आ रहा है ये हाई पोटेंशियल वाला चार्ज है। अब ये जब चार्ज इस बल्ब के अंदर गया, इस बल्ब में जाने के बाद इस पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ? देखिए एक तो बल्ब ग्लो हुआ जो आपको दिख रहा है, दूसरा अगर आप इस बल्ब को कुछ टाइम बाद टच करेंगे तो ये थोड़ा गर्म होने लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस चार्ज की, वो इस बल्ब के अंदर आने के बाद इसको गर्म करने में यूज कर ली गई। अब तो क्या होगा, इसका मतलब यहां पर तो हाई पोटेंशियल वाला चार्ज आया, लेकिन जब इससे बाहर को निकला वो चार्ज तो वो हो गया लो पोटेंशियल वाला चार्ज। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप स्कूल को आते समय एकदम घर से जब आते हैं तरोताजा रहते हैं, लेकिन जब आप स्कूल से घर को जब शाम को लौटते हैं, जब आपके स्कूल के बंद होने के बाद, तो फिर आप थोड़े थक जाते हैं, क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल था, जो आप घर से पोटेंशियल गेन करके आए थे, वो आपके स्कूल की एक्टिविटीज में थोड़ा यूज कर ले जाता है। तो ठीक वैसा ही इस चार्ज के साथ भी यहां पर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यहां से इस बल्ब के इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इस बल्ब के टर्मिनल तक आने तक इसमें था हाई पोटेंशियल, और यहां से इस बल्ब से बाहर निकलने के बाद इसके नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचने तक इसमें था लो पोटेंशियल। तो हम इन्हें ऐसे दिखा भी सकते हैं। अब देखिए दो पॉइंट हमें ऐसे मिल गए जहां पर को हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल होगा। पहला तो मिल गया हमें बल्ब, और दूसरा है ये सेल। देखिए कैसे यहां पर को, यहां देखिए हमने कहा था ये मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां तक पहुंचे, क्योंकि ये नेगेटिव इसका पोल है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन अब यहां तो ये जब पॉजिटिव चार्ज है, जब ये ऊपर को और फ्लो करेंगे तभी तो ये इलेक्ट्रिक करंट यहां फ्लो करता रहेगा। तो इसका मतलब है कि सेल को कुछ काम करना पड़ेगा, इस जो लो पोटेंशियल है इसको हाई पोटेंशियल में चेंज करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर को तो पोटेंशियल रहेगा लो, यहां पर विभव रहेगा कम, और यहां विभव हो जाएगा अधिक, जिसके कारण यहां विभवांतर उत्पन्न हो गया। जैसा कि आपने देखा था पार्क में, जब बच्चे ने बॉल को ऊपर रख दिया था स्लाइडर के, तो वो हाई पोटेंशियल में चला गया था। ठीक ऐसा ही सेल के द्वारा भी किया गया। सेल बिल्कुल बच्चे की तरह ही यहां पर को इस चार्ज को कल्पना कीजिए कि बॉल है बहुत सारी और ये सेल है वो बच्चा, तो इसने यहां से इस चार्ज को ऊपर उठा के रख दिया। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये दो पॉइंट हो गए जहां पर को आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में हो सकता है। इस सर्किट की अगर बात करें तो यहां पर कोई बल्ब में है, और बल्ब के इन दो टर्मिनलों के बीच में, और सेल के इन दो टर्मिनलों के बीच में। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो डिनोट करते हैं बच्चों, वो करते हैं V से। और किसे कहेंगे हम विभवांतर, इसे भी नोट कर लेते हैं। हम कहेंगे किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन होगी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो बड़ी सरल सी बात होगी। अब देखिए आपने सेल में देखा होगा ये कुछ 1.5 V लिखा रहता है। आखिर में ये V है क्या और ये 1.5 क्या बताता है? देखिए क्योंकि अभी मैंने कहा था आपसे कि इस सेल की कल्पना कीजिए कि एक बच्चा है, जो बच्चा हमारी पार्क में था। तो वो बच्चे ने जिस प्रकार से बॉल को उठाने में कुछ एनर्जी का यूज किया था और कुछ कार्य किया था, कुछ वर्क डन हुआ था, यहां पर भी ये सेल कुछ वर्क कर रहा है। और ये क्या वर्क कर रहा है? देखिए ये इस आवेश को, इस चार्ज को ऊपर लाने का काम कर रहा है, यहां से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को लाने का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेल के द्वारा इस चार्ज को ऊपर लाने में कुछ कार्य किया जा रहा है, और उसका संबंध इस 1.5 V से है। चलिए पहले हम उससे पहले समझते हैं कि जो कार्य किया जा रहा है इसको भी हम कहते हैं विभवांतर। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। यह देखिए किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच
एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। देखिए, दो बिंदुओं के बीच में यहां से लेकर के यहां तक ले जाने में जो भी कार्य किया जा रहा है इस सेल के द्वारा, वो कहलाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस। या हम कहें कि इस बल्ब के अक्रॉस, इस बल्ब के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक लाने में जो भी कार्य किया गया वो भी इसका विभवांतर हो गया। अब यहां आप देख रहे होंगे कि यहां लिखा है कुछ कार्य किया जा रहा है, और वो कार्य क्या किया गया, आवेश को फ्लो कराने का। तो हम कह सकते हैं कि V डिपेंड कर रहा है दो बातों पर, विभवांतर दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो कार्य पर यानी कि वर्क डन पर, और दूसरा ये कर रहा है चार्ज पर। तो एक फॉर्मूला बन के आ जाता है, ये है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब देखिए, अभी मैंने कुछ बात की थी आपसे 1.5 V की, और ये भी कहा था कि इस 1.5 का कुछ रिलेशन है इस विभवांतर के साथ। तो बच्चों, ये 1.5 हमें ये बताता है कि अगर हम एक कूलाम आवेश लें, आपने पिछली क्लास में जाना है कि आवेश की जो SI यूनिट है, चार्ज की SI यूनिट कूलाम है, तो ये 1.5 बताता है कि यदि अगर आप एक कूलाम आवेश को मूव कराते हैं ऊपर तक, तो इस सेल के द्वारा 1.5 जूल का वर्क किया जा रहा है। देखिए, यहां जूल है, वर्क, तो ये 1.5 बताता है ये सब कुछ। अब अभी भी बात की हमने कि ये है जूल और ये है कूलाम। इस बेस पर विभवांतर की एक ऐसा यूनिट भी बन गई। वो क्या बनी? वो बनी जूल पर कूलाम। देखिए, जूल पर कूलाम, या फिर इसे कहते हैं वोल्ट, और ये हो गया 1.5 वोल्ट। और बच्चों, ये जो वोल्ट नाम रखा गया है, ये ऑनर में रखा गया है अलेजेंड्रो वोल्टा के। एक साइंटिस्ट थे जिनके ऑनर में हमने इस विभवांतर का मात्रक रख दिया वोल्ट। तो अब हम कह सकते हैं कि ये 1.5 वोल्ट क्या है? ये 1.5 वोल्ट है कि यदि किसी सेल के द्वारा एक कूलाम चार्ज को फ्लो करने में 1.5 जूल का वर्क करना पड़े, तो वो सेल विभवांतर जो उत्पन्न कर रहा है वो है 1.5 वोल्ट का। चलिए, इस वोल्ट को थोड़ा सा और समझते हैं। कई बार इसके बारे में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट विभवांतर को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट विभवांतर क्या है? देखिए, अभी तक हमने जो जाना वो जाना था हमने कि V इज इक्वल टू W ओवर Q। तो समझते हैं कि 1 वोल्ट क्या है। तो सिंपल सा, देखिए, हम लिख देते हैं V की जगह पर लिख देंगे हम 1 वोल्ट। हमसे 1 वोल्ट पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं 1 V इज इक्वल टू 1 W। W का मतलब वर्क डन, तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल ओवर चार्ज। चार्ज कितना? 1 कूलाम। तो बच्चों, ये है 1 वोल्ट। हम लिख सकते हैं इसे कि यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का होगा। देखिए, सिंपल सा है। यदि आपको किसी भी कनेक्टिंग वायर के बीच में अगर आपको आवेश 1 कूलाम आवेश 1 कूलाम चार्ज दिया जाए और उसको फ्लो करने के लिए आपको 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो वहां पर जो आपका विभवांतर होगा वो होगा 1 वोल्ट का। तो बच्चों, ये था वोल्ट, जो कि मात्रक है विभवांतर का। चलिए, अब देखते हैं आपने आज क्या सीखा कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो ये है बच्चों आज के क्वेश्चंस आपके। पहला क्वेश्चन है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो बताइए, क्या होता है विभवांतर का मात्रक? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। विभवांतर का मात्रक होगा वोल्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 6 वोल्ट की बैटरी द्वारा प्रति कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य किया जाएगा? देखिए, प्रति कूलाम का मतलब है 1 कूलाम ऑफ चार्ज। अब आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू W ओवर Q। तो V आपको दिया गया है, कितना दिया है? देखिए, 6 वोल्ट इज इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा? देखिए 6, और W की वैल्यू क्या है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां लिख लीजिए W, और आपने कितना आवेश फ्लो करना है इसमें? 1 कूलाम। तो यहां आ गया 1, तो कितना हो जाएगा? देखिए, तो हो जाएगा ये W इज इक्वल टू 6 1 जा 6, और 6 क्या होगा बताइए? क्योंकि वर्क है तो इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाला ऑप्शन, 6 जूल। अब एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हम ले रहे हैं
देखिए यह है एक न्यूमेरिकल कि 2 कूलाम आवेश को 120 वोल्ट से 130 वोल्ट तक प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आपके पास 2 कूलाम ऑफ चार्ज है, इसको आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया आपको 120 वोल्ट से 130 वोल्ट तक आपको इसे फ्लो कराना है 2 कूलाम ऑफ चार्ज को, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो आपको डेटा दिया है इसे आप इसको उतार लीजिए। देखिए 2 कूलाम आवेश का मतलब आपको क्या दिया है, Q दिया है, Q इज इक्वल टू 2 कूलाम। और आपको क्या दिया गया, देखिए यहां पर अब आपको यहां पर दिया है 120 वोल्ट और यहां दिया 130 वोल्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आ गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा 130 माइनस 120, कितना हो जाएगा, देखिए 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि कितना वर्क आपने किया, तो W आपको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, अभी आपको पता है V इज इक्वल टू W ओवर Q, तो क्या हो जाएगा, देखिए V की जगह पर आप V की वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो वो हो जाएगी 10 इज इक्वल टू W, तो आपने कैलकुलेट करना ही है कैलकुलेट, और Q की जगह पर Q की वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा W इज इक्वल टू 10 टू ज़ा 20 क्या होगा बच्चों, ये 20 वर्क है, तो इसका मतलब हो जाएगा जूल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक, थैंक यू बच्चों।